स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सभी पीठ, गर्दन, कमर सीधी कर कर बैठ जाएंगे। धीरे से आइज क्लोज कर लेंगे। मन शांत, विचार मुक्त, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लेंगे। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। प्रार्थना शुरू करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हथेलियों को रगड़कर आंखों पर और चेहरे पर स्पर्श कराएंगे। धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे हथेलियों के बीच में और आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने होमवर्क कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है शीघ्र अति शीघ्र एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट कर लें। आपका जैसे साथ साथ होमवर्क करते चलेंगे ये समझ लीजिए कि आपको बहुत अधिक रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम में आपको बहुत एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे इस वाले टॉपिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। सॉरी। हाँ, तो आज थोड़ा सा स्वरूप चेंज रहेगा। आप लोगों को स्लाइड्स मिलेंगी, कुछ मिलेंगी और फिर कुछ हम नोट्स से पढ़ेंगे पीडीएफ से, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्क्रीन शेयर करेंगे। बता दीजिएगा स्क्रीन शेयर हो रही है। माइक ऑन करके ही बताना पड़ेगा ये भी आपको। स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, थैंक यू। यस मैम। ओके ओके। अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे थे कि हम पाश्चात्य या ब्रिटेन शासन ने जो जो हमारे लिए एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज लेकर आए उनको हम पढ़ते रहे अभी तक। यहाँ पर लेकिन उसके पैरेलल भी कुछ चीजें चलती रहीं, उनको भी हमको देखना है। क्या चलती रहीं ये हम देखेंगे। एक तो हम पढ़ चुके थे गांधी जी की बुनियादी शिक्षा हमने पढ़ी थी। कब आई थी गांधी जी की बुनियादी शिक्षा? कौन सी ईयर में आई थी? 19 वेरी गुड 1937 में आई थी। और ये साथ साथ क्योंकि दौर कौन सा चल रहा था? दौर ये चल रहा था हमारा विरोध वाला, क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी। तो जो ब्रिटेन के जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने क्या किया था, सारे का सारा अपने फेवर में कर लिया था, अपने हिसाब से सारी चीजों को ढाल रहे थे। तो जो भारतीय सोच रख रहे थे, राष्ट्रीयता की जो भावना से भरे हुए थे, उनको चिंता हुई कि अगर हम सारा का सारा यहाँ के बच्चों पर सारी एजुकेशन ईसाई मिशनरियों के अकॉर्डिंग उनको देते चले जाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो भारतीय संस्कृति है कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगी, बच्चे उससे परिचित नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ पर की? कुछ बंगाल के कुछ जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने एक संगठन बनाया, अपनी एक आपस में मिलकर एक समूह बनाया और उसमें उन्होंने विचार किया कि ऐसी वाली एक शिक्षा, एक ऐसी परिषद का गठन किया जाना चाहिए, मतलब एक काउंसिल ऐसी बनाई जानी चाहिए जो कि
ऐसी शिक्षा के बारे में बात करें जिसमें राष्ट्रीयता की भावना हो, जो बच्चों को राष्ट्रीयता के लिए प्रेरित करे। अब राष्ट्रीयता से मतलब कि हमारा नेशन है, हम जो हमारी संस्कृति है, हम बचपन से हमें क्या सीखना चाहिए, उसके बारे में हमारे बच्चों को क्या सिखाया जाना चाहिए, कहीं वैदिक कालीन संस्कृति को भूल ना जाए, कहीं जो हमारा वेदों पर आधारित ज्ञान परंपरा है वह विलुप्त ना हो जाए। उसके लिए सबसे पहले 10 मार्च 1905 को एक, इसमें मैंने ड्रॉ स्क्रीन का ऑप्शन, हाँ ये आ गया, देखिए अब इससे आपको समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 मार्च को 1905 में एक राष्ट्रीय शिक्षा काउंसिल के संबंध में स्थापित करने के लिए पहले एक बैठक हुई। उस बैठक में ये डिसाइड किया गया कि एक काउंसिल ऐसी बनाई जाए। काउंसिल बना भी ली बैठक की बात के आधार पर, लेकिन इस काउंसिल ने प्रॉपरली अपना काम कब से शुरू किया? 11 मार्च 1906 से। 11 मार्च 1906 से इसने प्रॉपरली अपना काम करना शुरू किया। क्या उद्देश्य था इसका? इसका उद्देश्य मुख्य था कि भारतीयों को राष्ट्रीयता की भावना के लिए प्रेरित किया जाए और भारतीयों को भारतीय ज्ञान विज्ञान और संस्कृति की शिक्षा दी जाए। हम कि कौन सी संस्कृति को फॉलो करने लगे हैं यहाँ पर? पाश्चात्य संस्कृति, क्योंकि बहुत सारी ईसाई मिशनरियां आ गई हैं, तो वे मतलब बचपन से ही प्राइमरी लेवल पर भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स उन्होंने खोल दिए, उनकी बात कर दी। तो हम कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाते जा रहे हैं। ऐसा ना हो, इससे बचने के लिए ये गठित की गई काउंसिल समिति, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर दूसरा उद्देश्य इसका क्या था? सर्वांगीण विकास करना, इसका बालक का सर्वांगीण विकास करना इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य था। बच्चों को एजुकेशन का मीडियम क्या होना चाहिए? वर्नाकुलर। वर्नाकुलर मतलब भारतीय, जो जैसी भी उनका जो क्षेत्रीय है भाषा, उसमें उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा को भी अनिवार्यतः सिखाया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे केवल भारतीय और क्षेत्रीय भाषा ही सीख पाए, क्योंकि अब यहाँ पर भी अगर कोई 100-200 वर्षों तक हमारे ऊपर शासन कर रहा है, कहीं ना कहीं वह यहाँ स्थापित हो गया है, उसने अपना कल्चर कहीं ना कहीं यहाँ पर ला दिया है और आना जाना चालू हो गया है यहाँ से यूरोप और यूरोप से यहाँ। तो अगर अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा, जैसे ये लोग हमारे यहाँ आकर इन्होंने व्यापार वाणिज्य किया है, अगर अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान नहीं होगा तो हम तो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, वहां पर जाकर हम व्यापार और व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। ये एक मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजी की शिक्षा भी अनिवार्य विषय के रूप में दी जाए, लेकिन शिक्षा का माध्यम हमारा क्या रहेगा? वर्नाकुलर, यानी हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, वही रहेगी। इससे क्या फायदा होगा? जैसे हम उच्चारण, कई चीजें दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए हम उच्चारण करते हैं कि उसको हम अपनी भाषा में, इंग्लिश भी लिखना है तो हिंदी में हम इंग्लिश लिख लेते हैं। आजकल जो बहुत ज्यादा चल रहा है इंग्लिश, जिसको बोला जा रहा है कि अंग्रेजी के शब्दों को भी उसका उच्चारण हमने हिंदी में लिख लिया। तो सीखने के लिए ये एक अच्छी चीज है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में हम इंग्लिश को ऐसे सीख सकते हैं। और दूसरी एक खास बात इसकी क्या थी कि पाश्चात्य संस्कृति की सभी अच्छी बातों को इसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। कैसे? हंस का पता है आपको? आपने सुना होगा कि हंस के पास ये कला होती है, उसके पास ये क्वालिटी होती है कि दूध और पानी अगर उसको मिलाकर दे दिया जाए तो वह दूध को ही ग्रहण करेगा, पानी को ग्रहण नहीं करेगा, पानी पानी छोड़ देगा। तो यहाँ पर वैसा ही है कि जो अच्छी चीजें हैं, अंग्रेजी शिक्षा की भी अच्छी बातें हैं, उनको ले लेंगे, उनको ग्रहण कर लेंगे, अपनी एजुकेशन पॉलिसी में सम्मिलित करेंगे और खराब चीजों को छोड़ देंगे। तो ये एक हमारी हो गई एजुकेशन पॉलिसी। अब हम अगली देखेंगे।
जो हमारा कल का चल रहा था उससे हम आगे बढ़ेंगे। पहले कौन कौन से हमने पढ़े थे? 2 आयोग हमने पढ़े थे, बताइए राधा कौन से पढ़े? राधाकृष्णन आयोग जी, और माध्यमिक शिक्षा आयोग लक्ष्मण वेरी स्वामी गुड, महाराज। वेरी गुड। क्या पढ़ा था हमने इनमें? क्या राधाकृष्ण विशेषताएं थी इसमें? इस राधाकृष्णन आयोग में विश्वविद्यालय हम्म स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था का अध्ययन किया जाए और हम्म विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जागृत करना, हम्म आत्मविश्वास जागृत करने के लिए प्रशिक्षित करना उनको, और जी ज्ञान के विकास द्वारा सहज जीवन कैसे जीना चाहिए वो समझ जगाना उसमें उनमें। और हम्म मुख्य सिफारिशें थी कि विश्वविद्यालय हम्म स्तर पर विद्यालयों की संख्या 3000 होनी चाहिए और हम्म मान्यता प्राप्त कॉलेज इसके आधे यानी 1500 होनी चाहिए कॉलेजों की संख्या। वेरी और गुड। विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है। हम्म विश्वविद्यालय स्तर पर कोई भी पाठ्य पुस्तक नहीं होना चाहिए और जी सभी को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए डिवीजन और प्रतिशत का निर्धारण का सुझाव दिया था। फर्स्ट हम्म डिवीजन 70% के लिए और सेकेंड डिवीजन 50%, 55% के लिए और थर्ड हम्म डिवीजन 40% के लिए सिफारिश किया था। और यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामान्य मॉडल के जैसा अनुकरण भी करना चाहिए। जी और ग्रेजुएशन की अवधि 3 वर्ष, पोस्ट ग्रेजुएशन की अवधि 2 वर्ष और शोध रिसर्च की अवधि 2 वर्ष। बहुत बढ़िया। तो ये हमने राधा कृष्णन आयोग की मुख्य सिफारिशें पढ़ी, उसका उद्देश्य देखा, क्या था राधा कृष्णन आयोग में मुख्य चीजें। और जो मुदलियार कमीशन था उसकी हमने पढ़ लिया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसका गठन हुआ था 1952 में और किसके सुझाव पर हुआ था? केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सुझाव पर हुआ था, ये हमने देखा। क्लियर है? विजिबल है स्लाइड? स्लाइड विजिबल है? बता दीजिए, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम। यस मैम। ओके ओके। इसके अध्यक्ष का नाम क्या था? पूरा नाम लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसको मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। फिर इस आयोग का गठन की डेट, एकदम अगर डेट भी पूछी जाती है तो 23 सितंबर इसकी डेट है। फिर नेक्स्ट पे हम आएंगे तो स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या है इसके? पेन से पढ़ाना आवश्यक है या ऐसे ही चलने दें? ऐसे ही चल जाएगा मैम। चल जाएगा, ठीक है, थैंक यू। तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना और इसके पुनर्गठन के उपाय सुझाना, एक तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था कि उस समय जो भी माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं थी उनमें उनको फिर से रिव्यू करके उनको रीऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है या नहीं है, उससे रिलेटेड सुझाव दिए जाएं। फिर भारत में हर प्रांत के माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण मानक का अध्ययन करना, एक उद्देश्य ये था। फिर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तों का अध्ययन करना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कम वेतन दिया जा रहा हो, ज्यादा काम लिया जा रहा हो, और ऐसा भी ना हो कि ज्यादा वेतन मिल रहा हो और उस स्तर का काम ना कर रहे हो शिक्षक। उनकी योग्यता क्या है जो वह पढ़ा रहे हैं, खुद ही पता चल रहा है कि पहली दूसरी पढ़ा है टीचर और वो पढ़ा रहा है 5th क्लास के बच्चों को, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करना, क्या कंडीशन है, सारी सुविधाएं वहां पर हैं या नहीं है, उन तक पहुंच है या नहीं है, माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली का अध्ययन करना। फिर सही तरीके की मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जा रही है या नहीं अपनाई जा रही है। प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना और उनके उपाय सुझाना, उन समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है, ये इसके उद्देश्य थे। फिर अब हम इसको सिफारिशों को चार्ट के माध्यम से समझेंगे।
कैसे? दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहले तो माध्यमिक शिक्षा की आयु क्या रखी गई? आयु मीन्स अध्ययन अवधि, एक टाइम पीरियड, कितने टाइम में, कितने ईयर्स में मिडिल एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो उसके लिए एक डिसाइड की गई 11 to 17 ईयर्स, यानी ये इतनी बालक की उम्र होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए। और बालक कितने वर्षों तक पढ़ेगा? 7 वर्षों तक उसको पढ़ना रहेगा। 7 वर्ष है और उस बीच में उसकी एज 11 से 17 वर्ष। अब दूसरा इसको क्या करेंगे? इस 7 वर्ष की अवधि को भी दो भागों में बांट दिया है, एक जूनियर सेकेंडरी स्टेज और दूसरा सीनियर सेकेंडरी स्टेज। जूनियर सेकेंडरी स्टेज में 3 वर्ष, 3 इयर्स को इसमें रखा गया, जो स्टार्टिंग के 3 ईयर है, मतलब 11, 12 और 13। फिर उसके बाद के जो 4 इयर्स हैं उनको सीनियर सेकेंडरी स्टेज में रखा गया। अब जो सीनियर सेकेंडरी स्टेज थी, इसमें इन्होंने त्रिभाषा का सूत्र दिया, मतलब 3 भाषाओं को यहाँ पर उनको बालकों को सिखाया जाए। कौन सी? जो भी मातृभाषा है, जिस भी क्षेत्र में रह रहा है वहां की भाषा। दूसरी राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा कौन सी है हमारी? क्या है राष्ट्रीय भाषा? हिंदी। तो राष्ट्रीय भाषा हाँ समझाने की आवश्यकता है नहीं है, जो पूरे राष्ट्र में अप्लाई हो, राष्ट्र के सभी नागरिकों की एक यूनिवर्सल जो लैंग्वेज है, एक तो उसको पढ़ाया जाना चाहिए। थर्ड, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इससे पहले वाले हमने राधा कृष्णन आयोग में भी सेम यही चीज पढ़ी थी कि वहां पर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान की बात की है उनने, कि रखा जाना चाहिए अंग्रेजी भाषा को भी। और इसके पहले जो हम अभी काउंसिल हमने पढ़ी थी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, उसमें भी हमने देखा था क्या बात करी थी उन्होंने, कि राष्ट्रीय भाषा या मातृभाषा में ज्ञान दिया जाए। और क्यों दिया जाए? राष्ट्रीय ताकि भावना को बढ़ाने के लिए, लेकिन अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनिवार्य रूप से दिया जाए। अभी तक क्या हो रहा था, जो पाश्चात्य लोग हमारे लिए बना रहे थे पॉलिसीज, वो क्या कर रहे थे? वो अपने आप को पूरा प्रभावी रूप से हमारे ऊपर लादने की कोशिश कर रहे थे। अब जो सेम टाइम में चल रही हैं चीजें, पैरेलल चल रही हैं, इधर वाले भी कुछ बना रहे हैं अपने हिसाब से, नीतियों का निर्माण कर रहे हैं। तो इनका क्या है दृष्टिकोण, नजरिया, कि भारतीय भाषाओं को फ्रंट पर रखा जाए, लेकिन साथ साथ में अनिवार्य चीजों को भी लेकर चला जाए। ये यहाँ पर चार्ट के माध्यम से हमने समझ लिया। अब आगे की चीजें देखते हैं। कक्षा 11 को माध्यमिक शिक्षा में जोड़ा जाए, एक ये रिकमेंडेशन दी। कक्षा 12 को माध्यमिक शिक्षा से हटाकर डिग्री कोर्स में जोड़ा जाए। फिर शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए अलग से विद्यालय का प्रबंध किया जाए। अब अलग से अनेक उनके लिए साथ साथ में शिक्षा ना दी जाए, जैसे ब्लाइंड स्कूल होते हैं आजकल, डम्फ स्कूल होते हैं, जो जिस कैटेगरी में अक्षम है उसके लिए उसी तरह का, ताकि वहां सारे एक जैसे विद्यालय रहे। आजकल बहुत सारे ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं जहां पर ब्रेल लिपि के थ्रू उनको एजुकेशन दी जाती है। ऐसे ही अलग अलग प्रकार से जो जिस तरह से शारीरिक रूप से अक्षम है उसके लिए उस तरह का विद्यालय का प्रबंध किया जाए। ये सिफारिश पहली बार कहाँ की गई? कौन सा आयोग पढ़ रहे हैं हम? मुदालियर कमीशन में ये पहली बार बात की गई। ये स्पेसिफिक है, इसको ध्यान में रखेंगे। मैम इससे हाँ, पहला वाला निकालिए तो। अच्छा यही वाला यही मैम है, इसमें वो यही है। बोल हाँ इसमें बोल रहा है कि 11वीं को माध्यमिक शिक्षा में जोड़ा जाए, फिर बोल रहा है हाँ, 11वीं को माध्यमिक शिक्षा से हटाकर डिग्री, कोर्स मतलब में ये जोड़ा दोनों जाए। बात ही बोलते हैं। कक्षा 11 को माध्यमिक शिक्षा में जोड़ा जाए, और कक्षा 11 को यहाँ वो माध्यमिक नहीं आएगा, पहले जो चल रहा था ना इससे पहले जिसमें थी प्राइमरी सीनियर सेकेंडरी जो होता है, वहां से इसको वहां उसको जहां था वहां से हटाकर
और कहाँ जोड़ा जाएगा? डिग्री कोर्स में। डिग्री कोर्स कौन सा? ये 12 आएगा यहाँ पे, ये गड़बड़ हो रही है, इसमें 11 नहीं है, ये 12 है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, कि कक्षा 11 को तो माध्यमिक में जोड़ा जाए, उधर से 11 12 साथ में थे पहले, तो उनको मतलब एक बीच का वो खत्म करके 11th 12th का खत्म करके दोनों को अलग अलग कर दिया, कि 11th को जोड़ दिया सेकेंडरी में और 12th को जोड़ दिया कहाँ पर? डिग्री कोर्स में। डिग्री कोर्स में कॉलेज वाली एजुकेशन में उसको जोड़ दिया। ये 12 है, 12 है ये, ठीक है। फिर हाँ, अब इसके बाद में शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए ये हो गया है, विविध पाठ्यक्रमों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रणाली की स्थापना की जाए। विविध पाठ्यक्रमों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रणाली मीन्स अलग अलग टाइप की स्ट्रीम्स की बात यहाँ पर भी की गई है। अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम, जैसे उसमें खेल कूद की शिक्षा भी रख ली जाए, वोकेशनल एजुकेशन भी रख ली जाए, इस तरह के अलग अलग पाठ्यक्रमों की यहाँ पर बात हो रही है। शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन पर जोर दिया जाए, मतलब टीचर्स तैयार करें। क्यों? क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं अब क्या हो गई, व्यवस्था गड़बड़ हो गई। अब हम आजादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम चुनौती दे रहे हैं। ये जो राष्ट्रीयता की भावना से लेकर 1905 की काउंसिल बनी, इसका एक उद्देश्य कहीं ना कहीं ये भी था कि पाश्चात्य जो लोग हैं उनको चुनौती देना कि हम भी हमारी एजुकेशन पॉलिसीज बना सकते हैं। तो अब अगर हम बनाने को जा रहे हैं तो हमें टीचर्स भी तो चाहिए। हमारी जनसंख्या जितनी है, जिस लेवल की है, उसके हिसाब से हमें टीचर चाहिए। तो शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन पर जोर की बात यहाँ इसीलिए है कि दोनों ही काम, व्यापार भी हम अपना चलाएं यहाँ पर। अभी तक उनने पूरा अपना फैला लिया है, लेकिन अब हम खुद सेल्फ डिपेंड बने, दोनों ही, टीचिंग में भी और कमर्शियल रूप से भी। पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जाए, नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी से पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। अब इसके बाद हम आते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण समिति के बारे में पढ़ेंगे, दुर्गाबाई देशमुख समिति। क्यों ये महत्वपूर्ण है? इससे पहले हमने जितने भी शिक्षा प्रणालियां पढ़ी, काउंसिल पढ़ी और कमीशंस पढ़े, उन सब में या तो कहीं महिला शिक्षा की बात थी ही नहीं, और आई भी तो बहुत कम। कहाँ सबसे पहले महिला शिक्षा की बात आई थी, बताइए? गुड डिस्पैच 1854 में जो आया था। वेरी गुड। वहां पर उसने हायरार्की के रूप में बात की थी पहली बार महिला शिक्षा की। उसके बाद बातें चलती रही, प्रॉपरली कोई काम ठीक से हुआ नहीं। स्वतंत्रता के बाद भी इस पर कोई बहुत अच्छे से काम नहीं हुए। इसके लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने एक उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसका गठन, ओहो उल्टा ही जा रहा है, जिसका की गठन कब हुआ? 1958 में। इसे राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति या दुर्गाबाई देशमुख शिक्षा समिति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता में इसे बनाया गया। अब इसका क्या मुख्य रूप से काम क्या था? महिलाओं के शिक्षा के विकास को, महिलाओं से संबंधित शिक्षा के ऊपर बात करने के लिए, काम करने के लिए इस समिति की, इस कमेटी की स्थापना की गई। अब क्या इसमें बात हुई उसको देख लेते हैं। प्राथमिक, माध्यमिक और अन्य चरणों में बालिकाओं के लिए शिक्षा की प्रकृति से संबंधित विभिन्न पहलुओं को जानना चाहिए कि वर्तमान में कन्याओं की शिक्षा की स्थिति क्या है। हमने जैसे पूर्व वैदिक काल में देखा था, बहुत अच्छी स्थिति थी, सबको समान अवसर प्राप्त थे पढ़ने के। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि कोई जो व्यक्ति अंदर से ऐसा था, पुरुष प्रधान समाज होता जा रहा था, तो कोई व्यक्ति ऐसे थे कि अपनी बच्चियों को खुद पढ़ाना चाहते थे तो वह पर्सनली इंतजाम कर लेते थे, बाकी स्थिति खराब होती चली गई। बौद्धकालीन शिक्षा में बहुत अच्छे से
व्यवस्था थी, अलग मठों में दी जाने लगी थी शिक्षा, लेकिन बराबरी का अधिकार नहीं था कि समान रूप से उनको एक जैसी शिक्षा प्राप्त हो। फिर उसके बाद में हम आते हैं इस्लामिक शिक्षा में। वहां तो जो भी, अगर अभी तक की बात करें तो सबसे दयनीय स्थिति उसी समय पर थी महिलाओं की शिक्षा की। क्यों? क्योंकि विदेशी आक्रमण होते थे, लूटपाट होती थी, महिलाओं के साथ में हर तरह से दुर्व्यवहार होता था, पर्दा प्रथा चालू हो गई थी, घर से बाहर निकलना महिलाओं का बंद हो गया था। एजुकेशन किसकी होती थी? जो उच्च घराने की या राजघराने की महिलाएं थी, या जिनके पास में बहुत धनवान लोग थे, उनके यहाँ की शिक्षा हो जाती थी, उन महिलाओं की शिक्षा हो जाती थी। बाकी सामान्य और गरीब परिवारों की महिलाओं की कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही निकलता गया, कोई बहुत सुधार नहीं हुआ। बुड ने कुछ आकर बात करी, उसे लगा कि एक बहुत बड़ा पार्ट है जो जीडीपी में सहयोग कर सकता है अगर एजुकेटेड हो जाए तो। उसकी हायरार्की के थ्रू महिला शिक्षा की बात की गई। उसके बाद फिर बहुत अच्छे से कहीं इस मामले में चर्चा ऐसे नहीं हुई। इस कमेटी में हर मुद्दे पे बात की गई। क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, क्यों इसका जरूरत, क्यों ध्यान क्यों गया कि स्वतंत्रता के समय देश में महिलाओं की दर अत्यंत कम थी, एजुकेशन की दर। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समिति का गठन किया और इसने जो भी रिकमेंडेशंस दी उन सबको मान लिया गया, लगभग सभी को मान लिया गया। फिर इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तात्कालीन महिला शिक्षा की स्थिति को देखकर उसके संबंध में आवश्यक सुझाव देना। जो भी कंडीशन चल रही है उसमें क्या इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, कौन सी चीजें जोड़ी जा सकती हैं, कौन सी हटाई जा सकती हैं, इसका सुझाव दिया। फिर इस समिति, ये हम पढ़ चुके हैं क्यों नाम रखा गया। अब यहाँ पर इसकी जो मेन रिकमेंडेशंस थी उनको हम देखते हैं। सबसे पहले, कुछ तो ये अपने आप ही ड्रॉ हो जाता है इसमें, महिलाओं के लिए अनिवार्य नामांकन होना चाहिए। मतलब स्कूलों में उनकी उपस्थिति, नाम लिखाया जाना चाहिए, नॉमिनेशन होना चाहिए। हर एक महिला तक स्कूल की पहुंच, स्कूल की महिला तक पहुंच होना चाहिए, हर बालिका स्कूल पहुंचे अनिवार्य रूप से। ये इसमें पहली बात कही गई। फिर इसके लिए इन्होंने क्या बात कही, क्या सुझाव दिया कि एक टारगेट डिसाइड किया 1979 तक 6 से 11 वर्ष की सभी बच्चियों का नामांकन अनिवार्यतः करने का निर्धारण किया गया। मतलब इतने 6 से 11 साल तक की, अभी टोटल नहीं, अभी सिर्फ 6 से 11 वर्ष तक की बच्चियों को एक 1979 तक हमको सबका नॉमिनेशन करना है स्कूल में। फिर उसके बाद ये जब लक्ष्य हमारा पूरा हो जाएगा, इसको हम पा लेंगे, उसके बाद हम 1981 तक उसके आगे की 11 से 14 वर्ष की सभी बच्चियों को नॉमिनेट करेंगे। ये 2 लक्ष्य इसमें निर्धारित किए हैं सभी के नॉमिनेशन के लिए। फिर पिछड़े या आदिवासी क्षेत्रों की बालिकाओं हेतु यातायात सुविधा, छात्रावास सुविधा, छात्रवृत्ति की सिफारिश इस समिति द्वारा की गई। अब क्यों इसकी जरूरत पड़ी? आपको पता होगा आज की डेट में भी बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो कहाँ पर रहती हैं? जंगलों में निवास करती हैं, आज भी करती हैं, ट्राइबल एरियाज में, जो बहुत सामान्य जीवन से, शहरी जीवन से उनका जुड़ाव नहीं है, लेकिन शिक्षा उन तक भी पहुंचानी है। तो क्या किया जाएगा? आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, या हो सकता है आप में से किसी ने ऐसी एजुकेशन पढ़ाई करी भी हो कि आप कहीं ऐसे बहुत इंटीरियर एरिया से बिलोंग करते हो और आपने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करी हो। तो उसके लिए यही पहली बार बात की गई थी, सुझाव दिया गया था कि ऐसी महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाए। और अगर कोई इतने डिस्टेंस पर है कि भाई उसको कुछ ऐसा सुविधा दे दी जाए, अभी यातायात का कोई साधन नहीं है, तो उसके लिए वो प्रोवाइड करवा दिया जाए। जैसे अभी कुछ साल पूर्व एमपी गवर्नमेंट ने, फिर धीरे धीरे सारी गवर्नमेंट्स ने साइकिल वितरण का काम किया। बच्चियों को
साइकिल दी, ताकि अगर 10-15 किलोमीटर भी है आपका स्कूल तो आप जाकर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सको। सिर्फ इसलिए आप ड्रॉप आउट ना हो जाओ कि आप वहां तक पहुंचे कैसे, आपके पहुंच से दूर है वह विद्यालय। इसलिए छात्रावास छात्रवृत्ति। अब छात्रवृत्ति की क्यों? क्योंकि जैसे आपको अभी पूर्व की कुछ कक्षाओं में बताया था कि बच्चे क्यों नहीं जाते कई बार स्कूल, पेरेंट्स उनको काम पर भेज देते हैं, पेरेंट्स भी जाते हैं और बच्चे भी साथ में मजदूरी करने, श्रम का कार्य करने उनके साथ चले जाते हैं। तो छात्रवृत्ति इसीलिए दी जाती है कि आप जो काम करके पैसा कमाओगे, अभी आपकी एज पढ़ने की है, आप पढ़ाई करो और पढ़ाई के लिए भी आपको पैसा मिलेगा, प्लस आप अगर काम नहीं करेंगे तो भी आपका चलता रहेगा। इसलिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स पे ही ज्यादा प्रेशर होता है कि काम करें, पढ़ाई नहीं करेंगे, तुम पर पैसे क्यों खर्च करें हम, तुम तो पराया धन हो, चली जाओगी। तो ऐसी वाली सोच कहीं ना कहीं बहुत हावी थी पहले, तो उसके कारण भी छात्रवृत्ति की बात की गई। फिर जिन क्षेत्रों में बच्चियों के लिए अलग से विद्यालय ना हो, वहां पर कोएड एजुकेशन की बात की गई इसमें, कि भाई अलग से स्कूल जहाँ खोले जा सकते हैं वहां ठीक है, लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही कि अलग स्कूल उनके लिए खोल दें, तब वहां पर उसी स्कूल में साथ साथ उनको शिक्षा देने की यहाँ पर पहली बार बात हुई है कोएड एजुकेशन की। को एजुकेशन की, बालक और बालिकाओं को एक साथ शिक्षा दी जाए, ये बात पहली बार कहाँ हुई? इस महिला शिक्षा समिति में। आगे बढ़ेंगे, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले जाएं, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जाए। प्रौढ़ मीन्स एडल्ट एजुकेशन। अब कुछ बच्चियां हैं, हम संघर्ष करते करते आगे आ गए, हमने आजादी प्राप्त कर ली, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हमारे यहाँ हम अपनी अपनी पॉलिसीज बनाने लगे, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं भी तो हैं जो बहुत पहले से, उनकी एज उस समय छोटी थी जब स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं हुई थी, धीरे उस समय उनको शिक्षा नहीं मिली। अब जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई, स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी शिक्षा की बातें की जाने लगी, महिला शिक्षा की बात की जाने लगी, तब उनकी एज तो बहुत हो गई, अब स्कूल तो जा नहीं सकते, स्कूल की एज उनकी निकल गई, तो क्या करेंगे ऐसे में? शिक्षित उनको भी करना है, 100% महिला लिटरेसी लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? उनको भी पढ़ाने के लिए उनके लेवल के हमको सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, तो उसी को नाम दिया गया प्रौढ़ शिक्षा केंद्र। कैसे, किसको इसकी जिम्मेदारी की बात की गई? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा इसकी स्थापना करने की बात की गई, और आवश्यक संक्षिप्त पाठ्यक्रम की शुरुआत, मतलब जितना आवश्यक, कम से कम उनको बेसिक नॉलेज तो मिले। एक बार बेसिक नॉलेज मिल जाएगा तो धीरे धीरे अपने आप व्यक्ति सीखने का प्रयास करता है। फिर एक और क्या थी इनकी? शिक्षकों हेतु आवास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होता है, कहीं इंटीरियर में है स्कूल्स, अब वहां पर टीचर जा आ भी नहीं सकता है बहुत लंबा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ, मेरे भैया भी टीचर हैं, स्कूल टीचर हैं, तो जब पहली बार उनकी अपॉइंटमेंट हुआ तो उनको बहुत ज्यादा दूर स्कूल ऐसा मिला, एकदम इंटीरियर में, उनको पहले ट्रेन से जाना पड़ता था 50 किलोमीटर के आसपास, फिर उसके बाद 30-40 किलोमीटर मोटरसाइकिल से बस से जाना पड़ता था, फिर बस के बाद मोटरसाइकिल से, टू व्हीलर के बाद उनको साइकिल से भी जाना पड़ता था। इतनी उनको फॉलो करनी पड़ती थी, यानी एक टीचर पूरे दिन एंगेज है, उसका आधा दिन तो स्कूल पहुंचने में लग रहा है, पढ़ाएगा कितनी देर, और फिर रिटर्न भी आना है उसको उतना ही, यानी 100 किलोमीटर दूर का, 150 किलोमीटर दूर का स्कूल मिला है, तो आप समझ लीजिए कैसे मैनेज करेगा। तो ऐसे टीचर्स के लिए वहां पर आवास की व्यवस्था की जाए, ताकि वह अपना पूरा ध्यान एजुकेशन पर दे सके। और स्कूल शिक्षकों का प्रावधान होना चाहिए। स्कूल शिक्षकों का प्रावधान से मतलब ये है, जैसे नवोदय स्कूल की अवधारणा आप समझ सकते हैं कि वहीं पर टीचर रहते हैं और बच्चे भी रहते हैं, वहीं पर सारी व्यवस्थाएं रहती हैं।
फिर गांव में कार्यरत महिला शिक्षकों के लिए भत्ता दिया जाना चाहिए। जो टीचर्स गांव में अपॉइंट हैं उनको भत्ते से क्या मतलब है, आपने सुना होगा, गवर्नमेंट जॉब में जो होंगे या जिनके फैमिली से होंगे उनको पता होगा कि जो एक सैलरी होती है, सैलरी आपको मिल रही है आपके काम करने के लिए, उसके अलावा आप गवर्नमेंट के काम के लिए अगर दूसरा कोई चीजों का उपयोग करने में आपका कोई खर्च हो रहा है तो वो राशि भी आपको दी जाएगी, उसी को भत्ता बोला जाता है। जैसे कोई गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे हैं तो उस क्वार्टर के लिए भी आपको मिलेगा। उस क्वार्टर में आपको दिन भर मान लीजिए अपने गवर्नमेंट के काम से आपको फोन पर बहुत लंबी लंबी बातें करनी पड़ती है, मैसेज ट्रांसफर करने पड़ते हैं, तो फिर उसके लिए आपको फोन की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस फोन का जो बिल पे किया जाएगा वो भी एज ए भत्ता जाना जाता है। तो भत्ता दिया जाए मतलब अब उस महिला का कार्य तो कर रही है लेकिन कहाँ रह रही है ये पता नहीं है, दूर से दूसरे गांव से आ रही है, कहीं बाहर से आ रही है, तो आने जाने का उसका किराया खर्चा जो भी लगेगा उसको यहाँ पर भत्ते के रूप में बताया गया है। फिर महिलाओं के लिए छात्रावास खोले जाने चाहिए। विद्यालय में यूनिफॉर्म का प्रावधान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए यूनिफॉर्म, बताएंगे कोई? क्या यूनिफॉर्म के पीछे क्या लॉजिक या क्या थॉट हो सकता है? सब समान हो, आर्थिक और समानता। एग्जैक्टली समानता का भाव आए। यही चीज हमने कहा वैदिक शिक्षा प्रणाली में भी देखी थी कि समानता का भाव लाने के लिए सारे विद्यार्थियों के साथ, सारे शिष्यों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता था, एक जैसी जीवनचर्या निर्धारित की जाती थी। एक और दूसरा इफेक्ट है जो इसमें गूढ़ रूप से हम समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म से क्या हो जाता है, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो किसी के पास तो बहुत, जिसके पास बहुत पैसे हैं वो बहुत हाई फाई, बहुत नए नए रोज रोज बदल बदल के ड्रेस पहन के आएगा, और जिसके पास नहीं है वह एक दो चार है ठीक है उन्हीं को पहनेगा। और क्या होगा, धीरे धीरे बच्चे के अंदर जिसके पास नहीं है उसमें हीन भावना आती जाएगी, है ना कहीं अपने आप को पिछड़ा हुआ मानेगा, दुखी रहने लगेगा, अवसाद ग्रसित होने लगेगा कि मेरे पास नहीं है। उसके अंदर फिर उससे जनित दूसरी चीजें आने लगेंगी, क्रोध आने लगेगा, घर वालों पे व्यवहार निकालेगा, जिद करेगा। इधर जिसके पास है सब कुछ उसके पास वो जब नीचे वाले को देखेगा, गरीब को देखेगा, तो उसमें क्या आएगा, एक घमंड का, एक अहंकार का भाव डेवलप होने लगेगा और उसका व्यवहार एक गलत डायरेक्शन में, यानी कुल मिला के दोनों ही तरह के बालकों का व्यवहार क्या है, कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जाने लगेगा। जबकि जब एक जैसे ही रहेंगे तो कहा कैसा होगा, मैत्रीपूर्ण संबंध यहाँ पर स्थापित होंगे। फिर मध्याह्न भोजन का प्रावधान किया जाना चाहिए, मिड डे मील। अगर क्वेश्चन आता है मिड डे मील की बात पहली बार कहाँ की गई, स्टेटमेंट क्वेश्चन में बिल्कुल आ सकता है ये। मिड डे मील की सिफारिश पहली बार किसने की, तो महिला शिक्षा समिति में की गई मिड डे मील की पहली बार सिफारिश। जबकि मिड डे मील स्टार्ट कब किया गया, किसी को आइडिया है मिड डे मील कब से चल रहा है? एनीबडी, एनी आइडिया? ठीक है, अभी इतना हम पुराना तो पढ़ेंगे। नहीं है, वो लेटेस्ट ही हुआ है। हाँ, उसको हम अभी पढ़ेंगे जब हम एजुकेशन पॉलिसीज पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ में जाएगा। बस इतना शॉर्ट में समझ लीजिए, जो सेकंड नेशनल पॉलिसी थी हमारी, उसका जो उसमें कुछ संशोधन के साथ में जब वह आई पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में, तब 1995 में मिड डे मील स्टार्ट हुआ। ठीक है, मतलब वहां से 1995 में इसकी बात की गई थी, 92 में आई थी, उसको संशोधन के साथ में सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 आई तो 86 में थी, संशोधन के साथ में 1992 में आई। ओहो, क्या हो गया ये, संशोधन के साथ में कब आई है, पूरे चला गया, एक सेकेंड,
चलिए इसको हम छोड़ ही देते हैं अभी। 1992 में आई थी, संशोधन के साथ उसी की सिफारिश के आधार पर स्टार्ट हो गया था। बात किसने की थी मिड डे मील की? दुर्गाबाई देशमुख समिति ने की थी। और इसको लागू कब किया गया? 1992 की एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, कार्य योजना जो आई थी, उसमें इसको लागू किया गया था। फिर अब यहाँ पर एक स्लाइड बस लास्ट ये बची है, इसमें क्या बात की गई है? भावनात्मक एकता समिति आई इसके बाद में 1961 में। इसने क्या किया? इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी एजुकेशन का प्रारूप तैयार किया जाए, स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, उसमें हर लेवल पर, चाहे प्राइमरी लेवल हो, चाहे सेकेंडरी लेवल हो, चाहे कॉलेज लेवल हो, यूनिवर्सिटी लेवल हो, हर जगह पर पाठ्यक्रम में ऐसी पाठ्यचर्या को सम्मिलित किया जाए जिससे बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो। यह इस पॉलिसी की, इस काउंसिल की विशेषता थी। ये इसमें मुख्य रूप से बात की गई थी। और इसमें क्या कहा गया था? इसमें ये कहा गया था कि संस्कृति के बीच तुलना प्लस सामाजिक अध्ययन जैसी भाषाओं को इसमें सम्मिलित किया जाए। विभिन्न भाषाओं का ज्ञान दिया जाए, कला साहित्य का ज्ञान दिया जाए और भ्रमण के माध्यम से शिक्षा दी जाए। मतलब फील्ड पर ले जाकर सिखाया जाए। जैसे कुछ बॉटनी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको गार्डन में, जंगल में ले जाकर और फॉरेस्ट में ले जाकर एजुकेशन दी जाती है। विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां होती हैं उनसे परिचय कराया जाता है। अगर कोई खेती किसानी की, कृषि से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई एजुकेशन ले रहा है तो उसको भी फील्ड पर ले जाकर उसको डीप नॉलेज दिया जाए। इस टाइप की सिफारिशें इनने की थी। प्रार्थना सभा का आयोजन, ये इसकी स्लाइड्स हम जैसे ही हमारी व्यवस्था ठीक होगी, इसकी कंप्लीट स्लाइड भी हम आगे देख लेंगे। अभी ऐसे इसको थोड़ा सा समझ लीजिए क्या क्या था इसमें। और इसकी एक सबसे स्पेशल बात क्या थी? भावना का विकास कैसे होगा? आप देखते हैं, हम क्लास स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? कौन सा काम सबसे पहले हम करते हैं? प्रेयर करते हैं, है ना? क्यों करते हैं प्रेयर? प्रेयर का मीनिंग पता है क्यों की जाती है? मन एकाग्रता होने के लिए, जो भी हम कर रहे हैं वो विश्वास से। हाँ, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम ईश्वर को उसको समर्पित करके कर रहे हैं, जिससे हमारे अंदर अहंकार का भाव उत्पन्न ना हो और उस कार्य की सफलता के लिए कहीं ना कहीं हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये प्रेयर का एक मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा, ये प्रेयर एक जुड़ाव उत्पन्न करती है, इंटरेक्शन होता है, एक भावनात्मक संबंध विकसित होता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, या जो भी उस समय वहां पर उपस्थित हो जहां प्रार्थना हो रही है। तो इस भावनात्मक एकता समिति ने ही सबसे पहली बार बात की कि जो भी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर एक ऐसी सभा का आयोजन किया जाए। एग्जैक्ट इन्होंने प्रार्थना वर्ड यूज नहीं किया है, ये हम समझने के लिए लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इकट्ठे हो, कुछ ना कुछ ऐसा कन्वर्सेशन हो, वहां पर एक दूसरे को जान सके, एक भावनात्मक संबंध स्थापित हो। कोई भी बात हो, कोई कोटेशन बोल दे वहां पर आकर, कोई भाषण, कई पहले देखते थे, पहले बहुत स्कूल में जो भी 15 अगस्त 26 जनवरी पर प्रोग्राम होते थे तो वहां पर भाषण प्रतियोगिता होती थी, भाषण रखे जाते थे। तो इस तरह से इसका कंसेप्ट कहाँ से आया? भावनात्मक एकता समिति से आया। और इन्होंने एक चीज और कही कि अल्पसंख्यकों की भाषा को भी ध्यान में रखा जाए, उसकी कहीं अवहेलना ना कर दी जाए। कि अब बहुसंख्यक देश में जैसे सिख हो गए, उनकी भाषा, या हम जो आगे संविधान में जितनी लैंग्वेजेस हैं वो सब सम्मिलित क्यों की गई? इसीलिए की गई कि हर क्षेत्र की भाषा का
और प्रतिनिधित्व हो, रिप्रेजेंट करे हर क्षेत्र अपनी लैंग्वेज को। तो ये यहाँ पर एक हमने सूक्ष्म रूप में समझ लिया है, इसको स्लाइड से हम कल और समझ लेंगे। अब मुझे लगता है यहाँ पर पीडीएफ तो अवेलेबल है, हम टाइम लेकिन आपका फिर दूसरी क्लास का हो जाएगा, तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं आज जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, उसके बाद में हम क्लास ओवर करते हैं ना, कल पढ़ेंगे इसके आगे का, स्लाइड से ही पढ़ लेंगे, ठीक है? ओके मैम। प्लीज यहाँ तक समझ में आया? आज जो पढ़ा है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं लगी है? नो मैम। ओके, वीडियो ऑन। तो कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है। सबसे पहले तो बताएंगे कि जो महिला शिक्षा समिति, अभी आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, अब हम आपको देख पा रहे हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं। महिला शिक्षा समिति की स्थापना कब हुई बताइए, कोशिश करेंगे बिना देखे बताने की। बताइए राखी जी। 1958, वेरी गुड। 1958। वेरी गुड। दुर्गाबाई देशमुख समिति, बहुत बढ़िया। और इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है? राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने एक और लास्ट में जो समिति पढ़ी उसका नाम क्या था? भावनात्मक एकता समिति। वेरी गुड, भावनात्मक एकता समिति। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कितने साल बाद? दुर्गाबाई देशमुख समिति के 3 साल बाद, 1961 में, याद रख लेंगे। और इसमें क्या क्या बात की गई थी, क्या इसकी मुख्य विशेषताएं थी? भावनात्मक एकता समिति की क्या मुख्य विशेषताएं थी, क्या बात की गई थी इसमें, बताइए। अच्छा, सबसे खास बात क्या थी जो इन्होंने जो करी थी? हाँ बताइए संध्या जी। मैम जो एजुकेशन हो, जैसे आपने बताया कि बॉटनी का हो या एग्रीकल्चर का हो, तो वो फील्ड पे ले जाके सिखाएंगे तो अच्छे जी से होगा, ये था। जी जी जी, वेरी गुड। और एक स्पेसिफिक बात जस्ट अभी पढ़ी थी हमने, स्टार्ट करते हैं प्रेयर्स। वेरी गुड साक्षी जी, प्रेयर्स की बात इन्होंने की, एक सभा का आयोजन किया जाए ऐसा जिसमें कम्युनिकेशन हो, एक भावनात्मक संबंध डेवलप हो जिसके माध्यम से, ऐसी इन्होंने बात की। सबसे पहले अल्पसंख्यकों की भाषा की इन्होंने बात की कि उनकी भाषा को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। जी प्रीति जी, प्रेयर। और एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, आज का ही, जो डेट थी महिला आयोग, महिला शिक्षा समिति की डेट क्या है, कब उसकी स्थापना हुई, किस डेट में हुई? बताइए। 23 सितंबर। बताइए बताइए, डेट नहीं दी थी इसकी, कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं आप लोग? 23 किसकी थी डेट, किस आयोग की थी? मुदालियर आयोग की डेट थी ना? राष्ट्रीय राष्ट्रीय वो था कुछ। माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक लक्ष्मण शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग, ठीक है। कंफ्यूज मत हुआ कीजिए आप लोग, अपने जो भी आपने पढ़ा है सही पढ़ा है उस पर बिल्कुल अडिग रहिए, कंफ्यूज मत होइए। चलिए अब हम प्रार्थना करेंगे, शांति पाठ करेंगे और उसके बाद में आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। चलिए डिस्कस थोड़ा सा बाद में कर लेंगे प्रार्थना के बाद, रिकॉर्डिंग ऑफ करके। थैंक यू। आ जाइए प्रार्थना के लिए, कौन आ रहे हैं? गुंजन जी सुन रहे हैं? जी मैम। करवा देंगे आप प्रार्थना, शांति पाठ? जी। जी करवा दीजिए।
सभी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे और हाथ ज्ञान मुद्रा में, और प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। थैंक यू। थैंक यू गुंजन जी। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए राखी जी, फिर 2 मिनट में थोड़ी सी चर्चा कर लूं, उसके बाद